नशे में मानव की आंखें लाल हो गई थी। उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसका दोस्त धीरज उसको जब घर छोड़ने घर गया था तब रात के 2 बज रहे थे। उसने लखड़ाते कदमों से अपने बिस्तर को ढूंढा और पेट के बल बिस्तर पर धड़ाम गिर गया। ज्यादा नशे के कारण उसकी आंखें बंद हो रही थी। कुछ ही मिनटों में कमरे में उसके खर्राटे गूंजने लगे थे। उसको सोए हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि तभी पता नहीं किधर से एक खूबसूरत लड़की उसके कमरे में आ गई थी। बहुत खूबसूरत थी वह, इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसके लिए दीवाना हो जाए। उसने कमरे की दीवार पर पहले कुछ लिखा, फिर मानव के बेड की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मानव की तरफ पाया और उसके सिर के बालों को सहलाती हुई उसके पास बैठ गई। मानव नशे और नींद में था, इसलिए उसको लड़की की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। मगर ऐसी खूबसूरत लड़की का यूं किसी के घर में घुस आना बेवजह तो नहीं हो सकता था। उसने मानव के कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीरे से पुकारा, उठो मानव, देखो तो कौन आया है। उसकी आवाज बड़ी सुरीली थी। उसके यूं धीरे से पुकारने पर मानव को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद लड़की ने उसके माथे को चूम लिया, लेकिन मानव तो फिर भी सोया हुआ था। उसने अपनी आंखें मलते हुए जब जगाने वाली को देखा तो वह हैरान हो उठा और अपने सिर को झटक कर फिर से लड़की के चेहरे को देखने लगा, मगर अब भी वही खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने थी। यह कैसे हो सकता है? वह जैसे अपने आप से पूछ रहा था, ये तो सौंदर्य है, मगर वह तो कब की मर चुकी है। अगले पल ही उसका नशा जैसे उतर गया था। चेहरे पर दहशत नाच रही थी और वह लड़की उसके मनोभावों से बेखबर होकर मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल रही थी। नहीं, चीखते हुए वह एकदम से दूसरी तरफ पलटा और बेड से नीचे जा गिरा। थोड़ी देर बाद संभलते हुए वह जैसे ही खड़ा हुआ तो फिर से हैरान रह गया, क्योंकि लड़की अब कमरे में मौजूद नहीं थी। मारे खौफ के मानव का गला सूखने लगा था। उसने फ्रिज के अंदर रखा पानी लिया और पीने के लिए मुंह से लगाया ही था कि उसकी नजर सामने दीवार पर गई, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, I will kill you। पानी उसके हलक से नीचे नहीं उतर पाया, बल्कि हड़बड़ाहट में ही उसके गले में अटक सा गया और एक खांसी के साथ फर्श पर बिखर गया। उसका दिमाग जैसे फटा जा रहा था और एक ही सवाल उसे पागल बनाए हुए था कि यह सब हो क्या रहा है आखिर। 2 साल पहले मर चुकी सौंदर्य आज मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई दी, मगर कैसे? क्या वह मरकर भटक रही है, एक रूह बनकर, या फिर और ही कोई बात है? बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह उसकी आंखों के सामने तैरने लगे थे, मगर फिलहाल उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने कमरे को अच्छी तरह से चेक किया और फिर दरवाजा बंद करके फिर से सोने का प्रयास करने लगा, मगर अब नींद उसकी आंखों से दूर हो चुकी थी। लगभग 4 बजे के बाद उसे दोबारा नींद आ गई। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। उसका सिर दर्द से जैसे फटा जा रहा था। फ्रेश होने के बाद उसने अपने दोस्त धीरज को फोन किया और रात को घटी सारी घटना उसको बताई, जिसे सुनकर उसने कहा, क्या यार, नशे में कुछ भी दिखता है तुझे? कुछ भी बोल रहा है तू? मेरा यकीन मानो यार। मानव वह सौंदर्य ही थी जिस लड़की के साथ मैंने अपनी लाइफ का लगभग 1 साल गुजार दिया हो। उसको पहचानने में भला मैं कैसे भूल कर सकता हूँ? लेकिन तू ये भली भांति जानता है कि सौंदर्य मर चुकी है, फिर भी उसे देखने के दावे पर मैं कैसे यकीन कर लूं?
जरूर तुझे ही कोई धोखा हुआ है, इतनी भी मत पिया कर तू कि तुझे कुछ भी उल्टा सीधा महसूस होने लगे। धीरज ने फिर से कहा, काश तू मेरी बात पर यकीन करता। धीरज कुछ सोचते हुए कहा, उसने चल माना कि तेरी बात सही है कि मुझे ही कुछ वहम हुआ है, लेकिन उसका क्या जो उसने मेरे कमरे की दीवार पर लिख छोड़ा है, आई विल किल यू। अब की तो धीरज की भी बोलती बंद हो गई थी। उसने कहा, हाँ यार, इस बात के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये बात साबित करती है कि वहाँ कोई ना कोई तो जरूर आया है, और ऐसा कुछ तो है जो हमें इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। मगर दीवार पर लिखी इस चेतावनी से एक बात तो तय है कि तेरी जान को खतरा है। मगर सवाल है कि किससे? उस सौंदर्या से जो कब की मर चुकी है। क्या यह उसकी आत्मा है जो बदला लेने आ गई है? मगर यह सब तो सोचना भी मुझे बेवकूफी लग रहा है। कौन है इन सब के पीछे? ये सब सोच कर मानव का दिमाग भी अब चक्कर काटने लगा था। धीरज ने कहा कि शाम को वह उससे मिलने उसके घर आ रहा है, तब देखेंगे कि इस बारे में क्या हो सकता है। ये कहकर धीरज ने फोन रख दिया। मानव की आंखों के सामने लगभग 2 साल पहले की वह कहानी किसी चलचित्र की भांति चल रही थी, जब वह और सौंदर्या रिलेशनशिप में थे। अपने नाम की तरह ही सुंदर थी सौंदर्या। मानव और वह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह पढ़ने में बहुत तेज थी और मानव बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, जिसे हर बार किसी नई लड़की से प्यार हो जाता था। ये सब जानते हुए भी सौंदर्या उसके प्यार में पड़ गई थी, क्योंकि मानव ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह केवल उसी से बेइंतहा प्यार करता है और आज के बाद किसी भी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। उसके ऐसा कहने पर भी काफी दिनों तक सौंदर्या ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। एक दिन गुस्से में मानव ने बहुत तेज गाड़ी भगा दी थी और उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उसकी किस्मत थी जो वह बच गया था, मगर उसको काफी चोटें आई थी। कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ सौंदर्या भी उसका हाल चाल पूछने अस्पताल चली गई थी। जब उसने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो मानव ने कहा, मुझे मेरी किस्मत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्यार नहीं लिखा हुआ था। बस एक गुस्से और बेचैनी में गाड़ी की स्पीड कब कितनी बढ़ गई पता नहीं चला। उस दिन के बाद सौंदर्या मानव के करीब आ गई थी। पहले दोस्ती और फिर प्यार। सौंदर्या काफी जज्बाती लड़की थी। वह कुछ ही दिनों में मानव के साथ अपनी दुनिया बसाने के सपने देखने लगी थी। मानव भी उससे बहुत प्यार करता मालूम पड़ रहा था। उसने शराब सिगरेट के साथ साथ दूसरी लड़कियों से भी दूरी बना ली थी और वह भी सौंदर्या को चाहने लगा था। मगर एक दिन सौंदर्या ने मानव को रीना नामक एक लड़की के साथ देख लिया। मानव उससे काफी हंस कर बात कर रहा था और बात बात पर उसका हाथ पकड़ रहा था। ये सब सौंदर्या को काफी बुरा लगा। इस बात को लेकर उसकी मानव से बहुत तीखी बहस हो गई। कुछ देर में ही बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सौंदर्या ने गुस्से में आकर मानव के मुंह पर जोरदार तमाचा ही जड़ दिया। इस पर आग बबूला हो चुके मानव ने कहा, हाँ ये सच है कि मेरे आज भी दूसरी लड़कियों से संबंध है। तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ मैं, मेरे जो मन में आएगा वही करूँगा मैं। अगर मुझे धोखा ही देना था तो फिर मुझसे प्यार का नाटक करना जरूरी था क्या? अब सौंदर्या भी बिफर पड़ी थी। कमीनेपन से बोला मानव, जैसी चिड़िया वैसा ही जाल बेबी। कुछ पैसे से फंसती है और तुम जैसी को फंसाने के लिए प्यार का ड्रामा करना पड़ता है। कमीने, तुझ पर तो मैं सीधा रेप का केस लगवाऊंगी। अब ये कहकर गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई सौम्या। उससे अगले ही दिन एक सड़क दुर्घटना में सौंदर्या की मौत हो गई थी। दुनिया की नजरों में यह महज एक हादसा था, मगर हकीकत में ये सब मानव का ही किया धरा था।
मगर जो कुछ उसने सौंदर्या के साथ किया था, क्या उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। अभी वही ये सब सोच ही रहा था कि उसके फोन पर रूही की वीडियो कॉल आ गई। मानव ने कॉल रिसीव की। फोन की स्क्रीन पर एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो कह रही थी, मानो आज शाम को हम नई पिक्चर देखने चल रहे हैं ना। हाँ जानू, जरूर, मानव ने जवाब दिया। क्या बात है, तुम कुछ थके थके से लग रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। शाम को फोन करती हूँ तुमको, तब तक के लिए बाय बाय। फोन करते ही उसे ख्याल आया कि शाम को तो घर पे उससे मिलने धीरज आने वाला था। कुछ सोचते हुए धीरज को कॉल किया। उसने बताया कि वह शाम को रूही के साथ बिजी होगा, इसलिए उससे सुबह मिलने की बात कही। शाम को मानव और रूही कार से मूवी देखने चले। रास्ते भर रूही कभी उसके गले में बाहें डालती तो कभी उसके सीने से लग जाती, बड़ी बड़ी प्यार की बातें करती। मगर मानव का ध्यान उस पर कम और सौंदर्य पर ज्यादा अटका हुआ था। उसके दिलो दिमाग पर एक ख्याल छाया हुआ था। थिएटर में पहुंचकर उन्होंने टिकटें ली और अपनी सीटें ली। हॉलीवुड की कोई एक्शन मूवी थी जो काफी अच्छी थी। हर एक अच्छे सीन पर पब्लिक सीटियां मार रही थी, तालियां बजा रही थी। रूही भी जमकर एंजॉय कर रही थी, मगर मानव की बेचैन नजरें यहाँ वहाँ घूम रही थी। अचानक कुछ देखकर वह चौंक पड़ा। उनसे कुछ ही आगे की सीटों पर पब्लिक के बीच में एक लड़की बैठी थी, जिसने पीछे गर्दन घुमाकर मानव को देखा। उसे पहचानने का प्रयास करते हुए मानव के दिमाग में जैसे एक धमाका सा हुआ। वह सौंदर्या ही थी। उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी, जिसे देखकर मानव बौखला सा गया था और अपने चेहरे पर आ चुके पसीने को पहुंचते हुए इधर उधर देखने लगा था। कुछ पल बाद जब उसने दोबारा सौंदर्या की तरफ देखा तो वह वहां नहीं थी। फिर मानव की नजरें बाहर जाने वाले रास्ते पर पड़ी तो उसने देखा कि सौंदर्या वहां से बाहर निकल रही है। मानव जल्दी से अपनी सीट से उठा। रूही ने उसे एकाएक उठते देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? हड़बड़ाते हुए जवाब दिया उसने, पानी पीने। ये कहते हुए वह भी वहां से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने सौंदर्या को चारों तरफ ढूंढा, मगर वह कहीं मौजूद नहीं थी। सिक्योरिटी से पूछने पर जो जवाब मिला उसे सुनकर मानव हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ से बाहर कोई निकला ही नहीं है। ये कैसे संभव है? मैंने अभी अभी एक लड़की को जाते हुए देखा है। अपने सिर को पकड़ते हुए बाहर निकल गया मानव और अपनी कार के पास जाकर खड़ा हो गया। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट उस पर हावी हो गई थी। अभी वह उलझन में ही पड़ा हुआ था कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। वह उछल ही पड़ा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रूही खड़ी थी। क्या हुआ मानव, तुम मूवी बीच में छोड़कर क्यों आ गए? उसने पूछा, और तुम कुछ बेचैन से भी लग रहे हो। क्या बात है? जब काफी देर तक तुम मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं भी बाहर निकली। और पूछने पर सिक्योरिटी ने बोला कि तुम बाहर निकल गए हो, तब मैं यहाँ पहुंची। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं रूही, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वह कार में बैठ गया। कुछ ना समझते हुए रूही भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई और कार थिएटर से बाहर निकलती चली गई। उनको वहां से जाते देखकर एक चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर रही थी और यह वही चेहरा था जिसने मानव को बेचैन करके रख दिया था। हाँ, वह सौंदर्या ही थी। वह बड़बड़ा रही थी, अभी तो शुरुआत हुई है कमीने, और तू अभी से घबरा गया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। मानव अपने कमरे में बैठा थिएटर में घटी हुई घटना के बारे में ही सोच रहा था। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि वह लगातार उसका पीछा कर रही है। पहले रात को घर में घुसना,
फिर थिएटर में दिखना ये सब कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत है। क्या उसे यहाँ से वापस मुंबई लौट जाना चाहिए, अपने डैडी के पास? ये सब सोचते हुए जैसे ही वह खिड़की के पास से गुजरा, उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। बाहर सौंदर्या खड़ी थी, उसकी आंखों से जैसे अंगारे से बरस रहे थे। इस समय वह सेकंड फ्लोर पर मौजूद था। अचानक उसने गुस्से में आकर दांत पिसे और बड़बड़ाया, तेरी तो मैं। ये कहते हुए उसने भागकर दराज से रिवॉल्वर निकाली और खिड़की से बाहर 2 फायर झोंक दिए। इलाका गोली चलने की आवाज से गूंज उठा, मगर जहां उसने फायर किया अब वहां कोई नहीं था। वह हक्का बक्का सा चारों ओर देखने लगा। ये सब हो क्या रहा है साला आजकल? ये सौंदर्या तो मुझे पागल ही करके रख देगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अब इसका। सुबह धीरज उसके घर आ पहुंचा था। मानव ने उसे सभी घटनाएं बताई, जिसे सुनकर वह भी हैरान रह गया। वह ठीक से निश्चय नहीं कर पा रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। कुछ सोचते हुए कहा उसने, मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ इस समस्या का कोई हल निकल सकता है। चल अभी ले चल मुझे वहाँ, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा, मानव ने धीरज से कहा। गाड़ी को लगभग 1 घंटे लगातार चलने के बाद वे दोनों जहाँ पहुँचे थे वह कोई छोटा सा जंगल था। एक जगह गाड़ी को खड़ा करने के बाद अब वे दोनों पैदल ही चल पड़े थे। लगभग 10 मिनट लगातार चलने के बाद वे दोनों एक कुटिया के सामने जा पहुंचे, जिसके ऊपर अनेक लाल रंग के झंडे फहरा रहे थे और वहां पर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। धीरज ने मानव को उस कुटिया के भीतर चलने का इशारा किया। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक हवन कुंड में आग जल रही थी और उसके सामने एक भगवाधारी साधु बैठा हुआ था। उसने अंदर आते ही एक नजर उन दोनों को देखा और ऊंची आवाज में बोला, आओ बच्चा आओ, तुमको तो यहाँ आना ही था। तुम्हारे पीछे जो पड़ गई है वह बहुत बेचैन और क्रोधित है। वह कुछ भी कर सकती है, बदला लेने आई है। वह तुमसे इतना आसान नहीं होगा उससे बचना। साधु के मुंह से ये सब सुनकर वे दोनों हैरान रह गए। इसे कैसे पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब कुछ सोचते हुए मानव धीरज के साथ उस साधु के सामने जाकर बैठ गया। धीरज ने साधु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप सब कुछ जानते ही हैं तो कोई उपाय कीजिए महाराज। साधु ने कुछ सोचते हुए कहा, उपाय भी होगा, मगर आज नहीं बल्कि आज से ठीक 7 दिन बाद अमावस्या की रात को, और उसके लिए तुमको यहीं पर आना होगा। मगर महाराज तब तक अगर उसने कुछ कर दिया तो? बेचैन से धीरज ने फिर से कहा। इस पर साधु ने मुस्कुराते हुए एक पुड़िया उनकी ओर बढ़ा दी। तब तक ये भभूति तुम्हारी रक्षा करेगी। इसकी विशेष गंध के कारण कोई भी दुष्ट बला तुम्हारे आसपास नहीं फटकेगी। मानव ने उस पुड़िया को अपनी जेब के हवाले किया और साधु को दान दक्षिणा भेंट करके वहां से रवाना हो गए। साधु के पास से लौटने के 24 घंटे बाद तक सौंदर्या की परछाई तक भी मानव को नहीं दिखाई पड़ी थी। इसका मतलब था कि साधु का उपाय कारगर सिद्ध हो रहा था। पुड़िया के कारण वह उसके आसपास भी नहीं फटक रही थी। सचमुच ही सौंदर्या मरकर एक आत्मा के रूप में लौट आई है। ये बात अब मानव के दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी। तो क्या अमावस्या की रात को उसे सौंदर्या की रूह से मुक्ति मिल जाएगी या फिर? ये सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई वह जान ही नहीं पाया। मगर अगले ही दिन मानव फिर से दहल उठा। सुबह के 8 बज रहे थे मगर मानव अभी तक सोया हुआ था। तभी उसका नौकर रामदीन दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उठ जाए मालिक, गजब हो गया। उसने हांफते हुए मानव को पुकारा। उसके यूं चीखने चिल्लाने से मानव की नींद खुल गई। वह उस पर गुर्राया, क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो?
वो नीचे वाले कमरे में ये कहकर चुप रह गया। नौकर की पहेलीनुमा बातों ने मानव का दिमाग घुमा डाला था। वह बिस्तर से उठा और उसके बताए अनुसार नीचे वाले कमरे की ओर चल पड़ा। डरता हुआ रामदीन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अंदर कमरे में प्रवेश करते ही जो नजारा आंखों के सामने था, उसे देखकर वह हैरान रह गया। कमरे के बीचों बीच फर्श पर उसकी तस्वीर पड़ी थी, जिस पर फूल माला चढ़ी हुई थी। खून से उस पर 2 निशान क्रॉस की तरह बने हुए थे और उस पर खून से ही एक जगह मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, I will kill you, bastard। ये सब देखकर बौखला सा गया मानव, और उसने अपने नौकर का गला पकड़ते हुए पूछा, जब कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ था तो फिर कोई अंदर घुसकर यह सब कैसे कर सकता है? मगर नौकर बेचारा उसको क्या जवाब देता। लेकिन मानव को जल्दी ही अपने इस सवाल का जवाब भी मिल गया जब उसने कमरे की एक खिड़की के कांच को टूटे हुए देखा। इसका मतलब खिड़की से अंदर घुसते हुए ये कारनामा किया गया है। उसने तभी अपनी जेब में हाथ डाला और किसी चीज को टटोला। जब उसका हाथ जेब से बाहर आया तो उसमें वह पुड़िया दबी हुई थी जो उसे साधु ने दे रखी थी। शायद इस पुड़िया के कारण ही वह मेरे नजदीक आकर मेरा कुछ नहीं बिगा पा रही है, लेकिन फिर भी मुझे खौफजदा करने के लिए ये सब किया है। इस समस्या के उचित इलाज के विषय में सोचने लगा था वह। लगभग 2 घंटे के बाद ही घबराई हुई रूही का फोन मानव के पास आया। वह मुझे मार डालेगी मानव। पहले से ही परेशान चल रहा मानव उस पर झल्लाया, अब तुझे क्या हुआ, कौन मारेगा तुझे? उसने अपना नाम सौंदर्या बताया था। बोल रही थी कि मानव से दूर रहना वरना तेरा खून पी जाऊंगी। ये सब सुनकर तो मानव के होश ही उड़ गए थे। क्या कहा तुमने सौंदर्या? ओह माय गॉड, यानी अब यह आफत वहां भी पहुंच गई। अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। मगर कौन है ये सौंदर्या? एक उलझन के साथ पूछा रूही ने। और इसकी इतनी हिम्मत कि यह मुझे राह चलते हुए धमकाए, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिसको हमारे रिश्ते से जलन? शट अप, वह तो कब की मर चुकी है बेवकूफ लड़की, चिल्लाया मानव। क्या कहा तुमने? वह मर चुकी है। रूही की आवाज में अब खौफ नजर आने लगा था। तो फिर मुझे कैसे दिख सकती है वो? उसकी बात पूरी सुने बिना फोन रख दिया मानव ने और बड़बड़ाया, अब तो इस झमेले का कुछ ना कुछ निपटारा करना ही पड़ेगा। ये कमबख्त सौंदर्या पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अगर मारना ही है मुझे तो एक झटके में ही क्यों नहीं मार डालती? मुझे यूं हर रोज डरा डरा कर क्यों मार रही है वो चुड़ैल मुझे? रूही के घर पहुंचकर जब उसने सारी बात पूछी तब रूही ने डरते डरते बताया कि जब मैं बाजार से घर लौट रही थी तब घर से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने मेरे सामने आते हुए पूछा कि तुम ही रूही हो ना? जब मैंने हाँ में सिर हिलाया तो एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए। सुंदर चेहरा विभत्स नजर आने लगा और उसने मुझे धमकाते हुए तुमसे दूर रहने के लिए बोला। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, तेरा खून पी जाऊंगी। मैंने उससे पीछा छुड़ाया और घर आते ही तुमको कॉल किया, मगर अब तुम बोल रहे हो कि वह लड़की तो मर चुकी है, तो फिर जो मुझे मिली वह कौन थी? क्या उसकी आत्मा? परेशान से मानव ने कहा, शायद। मगर है कौन ये सौंदर्या और मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? रूही ने डरते हुए पूछा। कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी वो, मानव ने उससे बताया। एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी, मगर उस घटना के काफी समय बाद अब वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ गई है। और उसकी बात बीच में ही काटकर डर से कांपते हुए चिल्लाने लगी, वह तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो मानव? और आज से पहले तुमने मुझसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ यह सब घट रहा है?
मानव ने सफाई दी, मैंने तुम्हारे व्यर्थ में परेशान करना जरूरी नहीं समझा रूही, इसलिए उसकी बात बीच में काट कर गुर्राई, वह परेशान तो मैं हो चुकी हूँ मानव, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड जो अभी भूत बनकर तुमको डरा रही है और आज मुझे भी डराया उसने। देखो रूही, सब ठीक हो जाएगा मानव उसे समझाने लगा, ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, अगर तुम मुझे हौसला दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है मानव, बल्कि किसी पैरानॉर्मल विशेषज्ञ की जरूरत है जो तुम्हारे सिर से उस चुड़ैल का साया हटा सके, मुझे तो तुम माफ ही करो। ये कहकर वह उसने मानव से मुंह फेर लिया। रूही के इस बदले हुए व्यवहार ने मानव को हैरान करके रख दिया, वह उस पर चिल्लाने लगा और गुस्से में आकर वहां से चला गया। अगले दिन उसके पास मुंबई से उसका दोस्त भूषण आया। बढ़ी हुई दाढ़ी और अस्त व्यस्त हालत देखकर उसने आश्चर्य से पूछा, ये तूने अपना क्या हुलिया बना रखा है यार, क्या चल रहा है ये सब? इस पर उसने भूषण को पिछले दिनों घटा सारा घटनाक्रम कह सुनाया। सुनकर उसने कहा, तू कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है यार, जो लड़की मर चुकी है वह तुझे कैसे दिखाई दे सकती है? जरूर तुझे कुछ धोखा हुआ है, और ऊपर से दूसरी बेवकूफी ये कि तू किसी बाबा के चक्कर में भी पड़ गया और उससे भाभूत या राख भी ले आया। ये कहकर उसने उसके पास मौजूद भाभूत को लेकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। इस पर बौखला गया मानव, ये तूने क्या गजब कर डाला यार, इससे यूं नहीं फेंकना चाहिए था। इस पर भूषण ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसी है वह भूतनी जो तुझे यूं डरा रही है। इस पर मानव ने कहा, यहाँ डर से मेरी नींदें उड़ी हैं और यह सब तुझे मजाक लग रहा है भूषण। नहीं, ये सब मुझे बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रहा मानव, लेकिन ये भी एक सच है कि कोई तेरे साथ जरूर मजाक कर रहा है, और वह भी बहुत भद्दा। भूषण ने अपना नजरिया पेश कर दिया था। इस पर मानव ने पूछा, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। भूषण ने अपना ज्ञान झाड़ते हुए कहा, ये सब चक्कर कुछ और ही लग रहा है, मुझे कोई भूत प्रेत नहीं है तेरे पीछे। उसकी इस बात पर मानव ने उससे पूछा, फिर मर चुकी सौंदर्या बार बार मुझे कैसे दिखाई दे रही है? कोई जवाब है तेरे पास इस बात का? सभी सवालों का जवाब पाने का एक ही तरीका दिखाई दे रहा है मुझे तो। अब भूषण ने अपने मन की बात बता ही दी। मानव ने पूछा, वह क्या? भूषण ने कहा, जासूसी एजेंसी जो पैसा लेकर हर ऐसे केस पर काम करती है जैसे केस में तू आजकल फंसा हुआ है। उनका काम ही ऐसे पेचीदा मामलों को सुलझाने का होता है। अगर मेरी बात माने तो किसी ऐसी ही एजेंसी से बात कर सकता हूँ। मानव ने शंका के साथ पूछा, लेकिन तू यह इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि यह मामला भूत प्रेत का ना होकर कुछ और ही है? फिलहाल मेरे पास भी तेरे इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है दोस्त, लेकिन इतना कहूंगा कि ये दांव आजमाने में भी हर्ज ही क्या है। देखे तो सही कि आखिर यह मामला क्या निकलता है, भूषण ने कहा। कुछ सोचते हुए मानव ने भी भूषण की इस बात पर सहमति प्रकट कर दी। भूषण मुंबई में रहकर ही अपना बिजनेस संभाल रहा था। अगले ही दिन एक नामी एजेंसी से संपर्क किया गया और एक सूटेड बूटेड जासूस ने भूषण और मानव से मुलाकात की। जासूस ने शुरुआत से लेकर अब तक की सारी घटनाओं की जानकारी मानव से मांगी और कुछ पैसा एडवांस भी लिया और यकीन दिलाया कि जल्दी ही सारे रहस्य खोलकर रख दूंगा। अगले दिन भूषण को मुंबई से एजेंट कॉल आया तो उसने मानव से विदा ली, मगर मौका मिलते ही दोबारा वापस आने का वादा भी किया। शाम को धीरज मानव के घर पर आया और जब उसे पता चला कि साधु की दी हुई भभूत को अंधविश्वास मानकर फेंक दिया गया है और किसी जासूसी एजेंसी की सेवाएं ली जा रही हैं,
तो उसने अपना माथा पीट लिया। ये तूने क्या किया यार, उस भाभूत को संभाल कर रखना था तुझे, और वह भी केवल कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद अमावस्या की रात आने वाली है और महाराज ने कहा था कि उस रात वह सब ठीक कर देंगे। बुरी तरह फंस कर रह गया था मानव। एक तरफ धीरज था जो इस सारे घटनाक्रम को भूत प्रेत से जोड़कर चल रहा था, और दूसरी तरफ भूषण ने ये सब कोई चाल या साजिश बताकर दूसरा ही रास्ता बता दिया। अब वह किसकी बात को सही माने और किसकी बात को गलत। फिलहाल फैसला हुआ कि आज की रात धीरज यही मानव के साथ रुकेगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आज की रात फिर से मानव पर बहुत भारी पड़ सकती है। रात होते ही दोनों इकट्ठे बैठकर शराब पीने लगे थे, यहाँ तक कि उनको रात के 12 बज गए थे। धीरज टॉयलेट के लिए उठकर चल दिया। मानव पर नशा हावी हो चुका था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो उसने सोचा कि धीरज वापस आ गया है, मगर जब उसने आने वाले की तरफ देखा तो सिहर उठा। उसके सामने बाल बिखराए हुए सौंदर्या खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ देखी जा सकती थी, और वह लगातार मानव को ही घूरती जा रही थी। उसके इस अंदाज ने मानव को डराकर रख दिया था। वह नशे में लखड़ाते हुए अपनी जगह से उठा, लेकिन नशे की वजह से उसके कदम एक जगह नहीं टिक पा रहे थे। हकलाते हुए पूछा उसने, क्या चाहती हो मुझसे? मेरा जीना हराम करके रख दिया है तुमने, बोलो क्या चाहिए? अब चिल्लाने लगा वह। उसकी इस हालत पर एक कातिल मुस्कान फैल गई सौंदर्या के होठों पर। ये बेचैनी, ये कसमसाहट, ये डर, यही सब तो देखना चाहती थी मैं। मगर यह सब ज्यादा दिन नहीं झेलना होगा तुझे, क्योंकि जल्दी ही तुझे मार दूंगी मैं। आई विल किल यू। मानव के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर धीरज भी वहां पहुंच गया था। उसने वहां आते ही मानव से पूछा, क्या हुआ मानव, तुम किस पर चीख रहे हो? इस पर मानव ने सौंदर्या की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो धीरज, वो वहां खड़ी है, यहाँ भी घुस आए हैं, वह मुझे मारने की धमकी दे रही है। मगर मुझे तो यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई तीसरा नजर नहीं आ रहा है। धीरज के ये कहते ही हैरान रह गया मानव। क्या बात कर रहे हो यार? हैरानी भरे स्वर में बोला मानव, वह यही तो खड़ी है, और देखो कैसे मुझे नफरत से देख रही है। खुद को संभालो मानव, यहाँ बैठो। ये कहकर धीरज ने उसे वापस बैठाया, मगर उसकी नजर अब भी सौंदर्या पर थी। देखो अब वह यहाँ से वापस जा रही है, अब मुझे पलट कर देखते हुए। किसी तरह धीरज ने उसे शांत कराया, और थोड़ी देर बाद मानव सो चुका था। 2 दिन बाद जासूस ने मानव को फोन किया और कहा, आपके केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है कि अब आप इस केस को सुलझा हुआ ही समझो सर। कई दिनों बाद आज पहली बार मानव के चेहरे पर कोई मुस्कान उभरी, मगर साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी उसके मन में उभरा कि ऐसा क्या पता चल गया है इसको जो यह इस पेचीदा मामले को सुलझाने का दावा कर रहा है।